जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का 63 प्रैक्टिस सेट आया है, उसका ही पेपर नंबर 43 होगा और ये लास्ट होगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी नहीं बचा हुआ है। आपको कंप्लीट जो है बुक हो गया है, कंप्लीट बुक कवर हो चुका है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं है क्योंकि शुरू का जो 2-3 टेस्ट है उसमें 5-5 सेट एक टेस्ट में दे रखा है, तो इस बुक में कुल मिला करके उसको 5 बुक जो है काउंट किया है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये आपका लास्ट जो है प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद इस बुक में नहीं दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला ये वीडियो का पहला क्वेश्चन। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। आंसर हो जाएगा सहानुभूति। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका डी पेट। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर है जिसे जीता न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा अजय। कर है जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, अजय कहते हैं। अनेक शब्द का एक शब्द कर है जिसके पानी में वर्ज है, ये क्या हो जाएगा वर्ज पानी। जिसके पानी में जो है बिना हो, क्या हो जाएगा बिना पानी। क्या हो जाएगा जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं हो, निर्दय हो जाएगा। जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य हो जाएगा। जिसके विषय में विवाद हो, क्या हो जाएगा विवाद स्पंद हो जाएगा। जिसके नख सूप के समान हो, सूप नखा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मीमांस। मीमांस का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, डी विवेचना। कह रहा है उपकार, उपकार का क्या हो जाएगा विलोम भलाई। फिर आता है व्योम, व्योम शब्द का जो विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा आकाश हो जाएगा। कह रहा है व्योम एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ आकाश होता है। व्योम के पर्यायवाची शब्द हैं अंतरिक्ष, अंबर, नम, आकाश, आसमान, गगन आदि। पर्यायवाची शब्द जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान भाषा में इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। आज्ञा, आदेश, हुकुम, निर्देश। 7वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला है मेरे कमीज में 4 बटने हैं। 8वां दे रखा है क्वेश्चन कह रहा है अटका बनिया दे उधार। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता होता है। दिए गए वाक्यांश के अनुसार सी बेचारगी में कष्ट सहना होगा। फिर आता है गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। घाट घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना। पासा पलटना, स्थिति उल्टा पड़ना। नज़र बंद करना, जेल में रखना। दिल बाग बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना। धब्बा लगाना, कलंकित करना। जी खट्टा होना, मन में वैराग उत्पन्न होना। चहल पहल होना, रौनक होना। आंखें सेकना, दर्शन का जो है सुख उठाना। घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार का अनुभव होना। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुदुल का विपरीत शब्द है। आंसर हो जाएगा यहाँ कठोर। कह रहा है मुदुल का पर्यायवाची शब्द कोमल, मुलायम, लचीला होता है। मुदुल का अर्थ होता है नरम, मुलायम। कठोर का अर्थ होता है कड़क। शब्द का विपरीत अर्थ रखते हैं। विलोम शब्द को विपरीतक शब्द भी कहते हैं। जैसे अमीर का गरीब हो जाएगा, काला का सफ़ेद, राजा का रंग हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, क्या हो जाएगा दुर्भिक्षी हो जाएगा। फिर आता है चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। कह रहा है ओब्लीग्रेटर, ओब्लीग्रेटरी मतलब हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड, सी आंसर हो जाएगा। कह रहा है चूज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एकॉर्ड, एकॉर्ड का क्या हो जाएगा डिस्कॉर्ड। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक विथ सिचुएबल वर्ड्स। कह रहा है ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड, आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटेलिजेंट। फिर आता है चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन फॉर द बोल्ड फ्रेज। कह रहा है नन ऑफ द गेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी, आंसर हो जाएगा यहाँ वाज सिटिंग। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा है आर नोट दीज स्लूम्स ए डिश
ग्रेस डैश द सिविक ऑथोराइज्ड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। 16 में क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में से कौन नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी यानी ऊंचाई 257 मीटर से होती है। यह नदी उत्तर में बिंद पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्यभ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिरती है। फिर आता है नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियां ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, ज्वारी आदि है। फिर आता है भ्रंश घाटी में बहते हुए अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह ज्वार नद मुख्य एस्चुरी बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां में जो है ओर, संग, तावा, बरना, बैयार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना आदि है। फिर आता है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अन्य सहायक नदियां में कोयना, यरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा और मूसी है। फिर आता है गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बृहदगंगा या दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदियां इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, परवरा, पेनगंगा, सबरी, बेनगंगा आदि है। नेक्स्ट पॉइंट है कावेरी की लंबाई जो है वो 800 किलोमीटर है। जो है कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसे जो है दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। कावेरी नदी का मुख्य सहायक नदियां जो है कावनी, भावनी और अमरावती है। नेक्स्ट चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी कर रहा है भारत के संविधान बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रमुख समितियां एवं मुख्य अध्यक्ष में संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अरे भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर आता है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। फिर आता है कैबिनेट मिशन की सुस्तियाँ के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा बंटवारा के बाद उनका निर्वाचन बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। चलिए 98वां क्वेश्चन कर है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। राज्य अपहरण नीति के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासन बिना स्वाभाविक उत्तरदायी कारण के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा जो कि 1848 में, फिर आता है जैतपुर जो बुंदेलखंड में है और संबलपुर उड़ीसा जो कि 1850 में, बाघाट हिमाचल प्रदेश 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1854 में और नागपुर 1853 में।
सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? आंसर हो जाएगा बुध। कह रहा है बुध ग्रह पर दिन अति गर्म एवं रात जो है बर्फीली होती है। इसका तापांतर तो सभी ग्रहों में जो है सबसे अधिक यानी 560 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अरुण आकार में जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका ताप जो है लगभग 215 डिग्री सेल्सियस होता है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है? आंसर हो जाएगा दालें। कह रहा है प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें जो है से 9 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा 11 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। 21वां क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आज से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा कोर। कोर जो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन एक बैंकिंग प्रणाली है जो ग्राहकों को किसी भी सदस्य शाखा से अपने फंड और अन्य लेन देन तक पहुंचने में मदद करती है, भले ही वो अपना खाता कहीं भी रखता हो। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा बिक्री कर। कह रहा है बिक्री कर एक उपभोग कर है जो सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सभी आयातित वस्तु और देश के बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाता है। फिर आबकारी राष्ट्रीय उत्पाद एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तु पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होता है। फिर आता है केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर। फिर आता है केंद्र सरकार राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर और राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर। ये सारा देख लीजिएगा एक बार पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन कर रहा है, छोप मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? तो आंसर हो जाएगा गर्मी में। छोप मंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ सकती है। यह वायुमंडल की सबसे निचली वाली परत है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से जो है लगभग 13 किलोमीटर है। ध्रुव पर यह जो 8 किलोमीटर व विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाओं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधो मंडल भी कहा जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह जो है सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। फिर आता है 24वां क्वेश्चन, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी सभी हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का पद एवं महाभियोग की प्रक्रिया, विधियों के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर आता है कनाडा के संविधान से संघीय ढांचा और अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर आता है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन प्रक्रिया, ये सारे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर आता है ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली, ये सारे जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर संसदीय प्रणाली भी होगा, ये भी आपका यहीं से लिया गया है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये 368 में जो है हमारे अनुच्छेद में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फिर आता है जापान संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। फिर आता है जर्मनी में मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान है। फिर आता है पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए हैं।
25वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आंसर हो जाता है गुप्त काल। कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी में किया था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने जो है इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की जो है रचना की है। चकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। कह रहे चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था। चांदी के रुपया तांबे का दाम का विनिमय जो अनुपात था वो था 1:64। शेरशाह के समय में जो है तांबे के अन्य सिक्के थे, जिसमें आघोला, पावला, दमड़ी और जीतल आता है। कह रहे शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया युद्ध में चौसा का युद्ध जो कि 1539, कनौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, दोनों युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। फिर आता है काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने शुरुआत किया था। डाक प्रथा का प्रचलन एवं ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत में तो डाक प्रथा का शुरुआत जो किया गया था ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसको भेजा था? इब्न तूता को चीन भेजा था। ठीक है, कब? 1333 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। 57वां क्वेश्चन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? आंसर हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर। कर 180 डिग्री पूर्व देशांतर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच यमोत्तर 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से जो है गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट आता है 28वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा स्पेन। कर है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन है। यानी ABC को फाड़ दो, क्या दो? फाड़ दो। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया। करे इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों देशों की संख्या 193 है और 193वां देश जो है वो है दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, जिसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय होता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक जो है नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? आंसर हो जाए बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक नवरत्न नहीं है। नवरत्न योजना 1997 ईस्वी में आया था। नवरत्न कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां का एक समूह है जिनके पास केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय स्वायत्तता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी CPS निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करके नवरत्न की स्थिति के लिए पात्र है। CPSE को मिनी रत्न जो है एक अनुसूची 1 का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। उन्हें पिछले 5 वर्षों में 3 में उत्कृष्ट या बहुत अच्छी AMOU रेटिंग प्राप्त हो गया है। भारत में जो है नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनी स्थापना मुख्यालय देखिए। पहला आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे हम बेल कहते हैं। 1954 में बंगलुरु इसका मुख्यालय है। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 1988 में स्थापना हुआ, नई दिल्ली इसकी मुख्यालय है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 1965 में स्थापना हुआ, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापना हुआ, बंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1986 में नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 भुवनेश्वर इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड 1960 नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1956 में स्थापना हुआ, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है।
फिर आता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड 1958 में स्थापना हुआ और हैदराबाद इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, फिर आता है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 1982 विशाखापट्टनम इसकी हेडक्वार्टर है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1961 मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। रेल विकास निगम लिमिटेड 2003 नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 1965 नई दिल्ली हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 1978 मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। इरकॉन क्या है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 1976 नई दिल्ली मुख्यालय है। राइटर्स लिमिटेड 1974 गुरुग्राम इसका मुख्यालय है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड 1994 नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आवास और शहरी विकास निगम ये 1940 में नैरोबी केन्या इसकी मुख्यालय है। कर परीक्षा के समय सेल, भेल, एनटीपीसी, नवरत्न कंपनियां थी। नेक्स्ट है 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। यह जो है संविधान के भाग 4 नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हम कहते हैं हेवियस कॉर्पस। दूसरा आता है परमादेश, इसे कहते हैं मैंडमस। तीसरा आता है प्रतिषेध लेख, प्रोहिबिशन। फिर चौथा आता है उत्प्रेषण, इसे कहते हैं सर्टियोरी। पांचवा आता है अधिकार परीक्षा लेख, क्वारो वारंटो। अनुच्छेद 48 कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 को कह रहा है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 78 कह रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है संवाद की मुख्य कड़ी है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाता है, तो आंसर हो जाएगा विमंडल। विमंडल जो है टेनिस चैंपियन घास के मैदान पर खेली जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। बाद बाकी ये जो है देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी मेलबर्न में 1905 से शुरू हुआ है। फिर आता है फ्रेंच ओपन मई जून जो है रोलैंड गैरोस पेरिस में 1891 में। फिर आता है विंबलडन ओपन जून जुलाई में होता है, लंदन में 1877 से शुरू हुआ है। यूएसए ओपन अगस्त सितंबर न्यूयॉर्क में 1881 से शुरू हुआ है। 32वां क्वेश्चन कह रहा है आर्कीपेलागो का क्या है, आंसर हो जाएगा द्वीप है ये। जब किसी महासागर के बीच छोटे छोटे द्वीप का एक समूह मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से आर्कीपेलागो नाम से जाना जाता है। धरातल पर विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचाई होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। पर्वत पृथ्वी की भूसतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीके से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, झील कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मिट्टी और पत्थरों के टुकड़ों का जो है पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। कह रहा जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि की ऊपरी सतह पानी के साथ बह जाती है या वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। भूमि का इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होता है। अपरदनात्मक विधि द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। पहला होता है लोहेश मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। दूसरा होता है रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियां के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। तीसरा होता है ग्लेशियर मैदान, हिम के जमाव द्वारा निर्मित दलदल मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। 4 होता है कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घूलने से निर्मित मैदान होता है। 5 होता है समप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है, आंसर हो जाएगा किसानों को घर बनाने के लिए ऋण। कह रहा है भूमि सुधार से तात्पर्य है भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण
वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भूमि सुधार के जो है संस्थागत सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, चकबंदी, हदबंदी, लगान में कमी इत्यादि है। दूसरा आता है भूमि सुधार के तकनीकी सुधार, कृषि का आधुनिकीकरण, उन्नत किस्म का बीज, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, अच्छी भंडारण एवं वितरण व्यवस्था इत्यादि है। 35वां क्वेश्चन का है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर हो जाएगा टाइग्रिस नदी के किनारे। अब देखिए नगर यहाँ दिया है, यहाँ नदी दिया है। टोक्यो अराकावा के, बगदाद इराक टाइग्रिस के, काहिरा आसवन मिस्र नील के, लंदन इंग्लैंड टेम्स के, यांगून म्यांमार इरावती के, रोम टाइबर के, कीव यूक्रेन नीपर के, बेलग्रेड और बुडापेस्ट हंगरी डेन्यूब के, बोन और जर्मनी राइन के, पेरिस सीन के, ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा के, सिडनी डार्लिन के और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। 36वां क्वेश्चन है कालिदास किस शासन के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कह रहा है अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जो इस प्रकार है। कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिषी के विद्वान थे, अमर सिंह कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट घटकपर्ण पारामिहिर खगोल विज्ञानी थे एवं परुचि थे। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें जो है अग्रगण्य थे। कनिष्क के समकालीन में जो है देखिएगा तो चरक जो चरक संहिता लिखा था, वसुमित्र महाभिभाष सूत्र लिखा था, अश्वघोष बुद्धचरितम लिखा था, पार्श्व महाचेत संघरक्ष और नागार्जुन पुस्तक माध्यमिका सूत्र, इसमें जो है नागार्जुन ने सापेक्ष का सिद्धांत दिया था। करा हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कालिदास द्वारा रचित प्रमुख रचना में रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शकुंतलम था। 37वां क्वेश्चन कर रहा है सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नेपच्यून, वरुण हो जाएगा। कह रहा है देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम में, तो यहाँ पे यदि हम ग्रह बना लेते हैं तो सबसे पहले आएगा बुध, ठीक है। बुध से थोड़ा बड़ा होगा शुक्र, शुक्र से थोड़ा बड़ा होगा पृथ्वी, शुक्र और पृथ्वी लगभग बराबर होता है। उससे बड़ा होगा थोड़ा मंगल, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, फिर आएगा इससे छोटा शनि, फिर इससे बराबर में आ जाएगा अरुण और फिर आएगा वरुण। तो ये याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं ऑटर ग्रह। यहाँ से यदि हम अलग अलग करें तो ये हो जाएगा ऑटर ग्रह और ये हो जाएगा इनर ग्रह, ठीक है। चलिए आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम में देखिएगा तो बृहस्पति सबसे बड़ा होता है, फिर शनि होगा, फिर अरुण होगा, फिर वरुण होगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध हो जाएगा। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम में देखिएगा तो शनि सबसे ज़्यादा, फिर अरुण, फिर बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। सबसे कम घनत्व शनि का होता है और सबसे अधिक घनत्व जो होता है वह पृथ्वी का होता है। द्रव्यमान के अनुसार देखिएगा तो ग्रहों का क्रम में बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि, बृहस्पति, यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध और अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह जो है वह बृहस्पति है। जैसे आकार है ना उसी अनुसार से है। चलिए 38वां क्वेश्चन कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा दीर्घ वृत्ताकार होता है। कह रहा है ग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ग्रह के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। हमारे पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है और उनके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों के निम्न 2 वर्ग में विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अभी ऊपर बताए थे जो है आंतरिक मतलब होता है इनर ग्रह और एक होता है आउटर ग्रह। तो इनर ग्रह में क्या आ जाएगा? बुध आ जाएगा, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाता है? बड़ा ग्रह शुरू हो जाता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो ग्रह है ये ग्रह याद रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में सारे ग्रह घूमते हैं, ठीक है। कौन कौन ग्रह? शुक्र हटा दीजिए इधर से और इधर से अरुण हटा दीजिए, तो बाद में जितना ग्रह है ये पश्चिम से पूर्व में घूमते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये दोनों ग्रह है, 2 नंबर का ग्रह, ये पूर्व से पश्चिम घूमता है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा बृहरथ। कह रहा है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य जन्म उसका 345 ईसा पूर्व द्वारा
322 ईस्वी पूर्व नंद वंश के अंतिम शासक दघनानंद की हत्या करके किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईसा पूर्व में जो है श्रवण बेलगोला में उपवास, जिसे संलेखन विधि कहा जाता है, याद रखिएगा, इसी पूछेगा संलेखन विधि या उपवास विधि के द्वारा अपना प्राण त्यागा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। इसे अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर जो है शुंग वंश की नींव डाली। 40वां क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी तक। विश्व शिक्षा मंच डकार सेनेगल अप्रैल 2000 नई सदी की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में पहली और सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। कह रहा है डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को अपनाकर, जिसमें एक्शन के लिए 6 क्षेत्रीय फ्रेमवर्क शामिल थे। फोरम प्रतिभागियों ने 2015 तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए कार्रवाई के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कर है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित लिवनिटीज पर्वत चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। 42वां क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के जो है खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कुरूड कहलाता है, जिसका ताप जो है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के दीप्तमान सतह को प्रकाशमंडल कहते हैं। सूर्य के जो क्षेत्र प्रकाशमान नहीं होते हैं उसे वर्णमंडल कहते हैं, जो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रह के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्यकिरण कहते हैं। एक्स रे उत्सर्जित करता है। 43वां क्वेश्चन का है, सूर्य तारे के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा सुपरनोवा से। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? आंसर हो जाएगा 1928 में। ये हुआ कहाँ था? तो एम्स्टर्डम में हुआ था। भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में अब तक की सबसे सफल टीम है, जिसने कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 में। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1804 ईस्वी में हुआ। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924 से तथा प्रथम पैरालंपिक ओलंपिक जो है ये 1960 इटली से प्रारंभ हुआ था। 45वां क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। कह रहा है एन संजीव रेड्डी भारत के 6वें राष्ट्रपति जो कि 1977 से 1982 थे। वे निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति तथा भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता के उपरांत जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 20 जून 1958 को जन्म ली थी। बीबी गिरी मोहम्मद हिदायतुल्ला एवं बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। KR नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति एवं 9वें उपराष्ट्रपति रहे हैं। 40वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की।
पड़ोसी राज्य में सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश का है, जहाँ पे इसकी लंबाई जो है 4096.7 और भारत का 5 राज्य से जुड़ा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर आता है चीन। चीन जो है वो 3488 किलोमीटर लगा हुआ है 5 राज्य से भी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। फिर आता है पाकिस्तान, जिसका सीमा 3323 किलोमीटर लगा हुआ है 5 राज्य से, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, लद्दाख। फिर आता है नेपाल, जहाँ के 1751 किलोमीटर सीमा लगती है 5 राज्य से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। फिर आता है म्यांमार, जिसका सीमा 1643 किलोमीटर लगता है, 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर आता है भूटान, जिसका सीमा 699 किलोमीटर, 4 राज्य, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है केवल एक राज्य से, और वह है लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है मैग्रोव किसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है मैग्रोव वनस्पति के पौधे में ऐसे भी जड़ पाए जाते हैं जिनकी विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। नेक्स्ट दिया है ज्वारीय वनों को कक्ष वनस्पति, अनूप वन या बेलांचली वन अथवा मैग्रोवी वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक मैग्रोवी वन वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे 42.3 और गुजरात जो है यहाँ पे 23.58, अंडमान निकोबार 12.3%। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन कह रहा है PSLV शब्द निक्षेपण एक्रोनिम का तात्पर्य होता है। तो आंसर हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे दे रखा है PSLV का संक्षिप्त नाम जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का नाम जो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर होता है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकृति स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं। आंसर हो जाएगा खुले स्थान का डर होगा। कह रहा है मकड़ी से डर का एरानकोफोबिया कहा जाता है। फिर आता है अंधेरे से डर में नेक्टोफोबिया कहा जाता है। ऊंचाई से डर में एक्रोफोबिया कहा जाता है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अब महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिशियन के क्षेत्र में। कह रहा है खगोल भौतिकी खगोल विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। 51वां क्वेश्चन कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आंसर होगा यांगत्से। ये जो है चीन की नदी है। यांगत्से नदी के मुहाने पर स्थित समुद्री पीला सागर कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी मिस्र में है। हांगो नदी जो है क्यूनलून पर्वत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है चौड़ी व बहाव की दृष्टि में अमेजन दक्षिण अफ्रीका की है। विश्व की सबसे छोटी नदी जो है रो नदी अमेरिका की है। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन कर रहा है शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं। आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मधुमेह दिवस बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस या चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 53वां क्वेश्चन कर रहे हैं विश्व में किसी देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है। आंसर हो जाएगा भारत। भारत संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे हैं। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1787 अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट है किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसमें जो है क्रमशः शरद विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। कह रहा है मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर आता है कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। फिर आता है विषुव
कारण यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरण विषुव रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात जो है वो बराबर होता है। 55वां क्वेश्चन कर रहा है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कह रहा है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से यह जो है संगठन विषयगत मानचित्रण सेवाओं में अग्रणी रहा है। नाटोमो भारत की एकमात्र एजेंसी है जो विश्व विषयगत नक्शों और एटलस की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके अलावा नाटोमो दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्रण संगठन है। नेक्स्ट है भारत तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो हैदराबाद में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थानालय नई दिल्ली में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। भारतीय पुरातत्व संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। कह ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर मकबरे को अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल जो है अर्जुन बानो बेगम की याद में 1631 से 53 ईस्वी के बीच बनवाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य निर्मित हुआ है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिजाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खान ने निर्देश में 22 साल काम चला था। कह श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पितरादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा है। यथा डिजाइन और चारबाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से है। इस्लाम सादगी के मामले में यह अकबर के मकबरे से है। कब्र डिजाइन के मामले में यह मांडू के होशंगा शाह के मकबरे से है। संगमरमर एवं पितरादुरा तकनीकी के इस्तेमाल में यह एतमादुल्लाह के मकबरे से है तथा झील में भवन की प्रतिबिंब बनने की मामले में यह जो है सासाराम स्थित सिरसा के मकबरे से है। ताजमहल को जो है वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इमारतें स्थान शासक या शासिका अतः काबुली बाग में स्थित मस्जिद पानीपत बाबर के द्वारा बनाया गया। संभल मस्जिद रुहेलखंड बाबर के द्वारा। दीन पनाह भवन दिल्ली हुमायूं के द्वारा। पुराना किला दिल्ली शेरशाह के द्वारा। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में शेरशाह के द्वारा। फिर आता है खास महल जो है फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा। पंचमहल फतेहपुर सिकरी अकबर के द्वारा। मच्छी भवन शीश महल मोती मस्जिद और जामा मस्जिद ये आगरा में है शाहजहां के द्वारा। मोती महल हीरा महल औरंग महल ये दिल्ली शाहजहां के द्वारा। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली में औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा। कह रहे लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को आरंभ किया गया। मैकाले एक्ट 1835 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहते हैं। इसके समय में मैकाल की अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। राजा राममोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी के समय की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी, इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट 58वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया? आंसर हो जाएगा 1858 में। कह रहा है 1858 ईस्वी का अधिनियम 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। इस पद जो है भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय पद का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन को शासन
के हस्तांतरण को शामिल करने वाली रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में सार्वजनिक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन में। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 में कहा गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। यदि इस समय में विधेयक वापस न हो तब पारित समझा जाता है। राज्यसभा जो है सभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। संसद में राजस्व एकत्रित करने अथवा अन्य प्रकार से धन से संबंध विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 में के उपखंड क से 6 तक जो उसका उल्लेख किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 110 के 3 में कहा गया है। 60वां क्वेश्चन का है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल से संबंधित खेल में देखिएगा कुछ शब्द, रिंग गार्ड, पॉइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंकिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन जो है, बैंक बोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिंग जो है हो जाएगा, पिनोट की होल आदि। फिर आता है बेसबॉल। बेसबॉल से जुड़ी हुई कुछ बात देख लीजिए। कह रहा है बेसबॉल से संबंधित में आता है यहाँ पे संबंधित खेल से होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्रोक एंड रबर। 61वां क्वेश्चन कह रहा है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा। कह रहा है मानक द्रव तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व कैसा है? मात्रा केजी बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन कह रहा है, गिरती हुई जल की बूंद गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव हो जाएगा। कह रहा है पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यह रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है। तो पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होगा? E बटा L हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति मीटर होगा। ठीक है, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे MT-2 हो जाएगा पावर में। द्रव के पृष्ठ तनाव के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह जो है शून्य हो जाता है। इसीलिए गर्म खाना सूप स्वादिष्ट होता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाता है। फिर आता है केशिकत्व का उदाहरण में लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाती है। फिर आता है स्पंदियता। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाहरी दबाव बल के कारण से निकट आ जाते हैं। पदार्थों के गुण के संपीड्यता कहते हैं। द्रव और गैसों की संपीड्यता होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गैस सबसे अधिक संपीड़ित की जा सकती है। जो है सॉलिड की संपीड़ितता नग्न होती है, इसीलिए इसका आकार निश्चित होता है। इस गुण के कारण आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में जमा किया जा सकता है। 63वां क्वेश्चन कर रहे हैं, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। कह रहा है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा मात्रक बार होता है। एक बार बराबर जो होता है वो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 64वां क्वेश्चन कर रहा है, किस जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है? आंसर हो जाएगा उत्प्लावन बल हो जाएगा। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करता है।
फिर आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। फिर आता है प्लवन का नियम। कह रहा है संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। दूसरा आता है ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका ऐसा मात्रक जो होता है kgm के पावर -3 होता है। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व आपेक्षिक घनत्व बराबर होगा वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 65वां में क्वेश्चन है उत्प्लावनकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा विस्थापित द्रव का भार पर। उत्प्लावनकता का नियम जो है आर्किमिडीज द्वारा खोजा गया था। उत्प्लावनकता वह बल है जो वस्तुओं को तैरने का कारण बनाता है। यह एक वस्तु पर लगाया गया बल है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से एक तरल पदार्थ में डूबा होता है। स्थैतिक द्रव में डूबे किसी वस्तु के विपरीत पक्षों पर दबाव क्रिया में अंतर के कारण बौनापन होता है। इसे उत्प्लावक बल के नाम से जाना जाता है। उत्प्लावक बल की इकाई न्यूटन होता है। 66वां क्वेश्चन कह रहा है नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। आंसर हो जाएगा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। अब आता है विशिष्ट ऊष्मा। कह रहा है किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस समय के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C द्वारा व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक जूल किलोग्राम केल्विन के पावर -1 kg होता है। 1 ग्राम जल का ताप जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 67वां क्वेश्चन कर रहा है सुरक्षा वाल्व का कार्य है। आंसर हो जाएगा बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। नेक्स्ट है 68वां क्वेश्चन कर रहा है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है वो कहलाता है। आंसर हो जाएगा सुघट्यता। कह रहा है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात बन्यता कहते हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य होता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोग्राम लंबा तार बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, तांबा, सोना एवं चांदी इत्यादि के तार खींचे जाते हैं। किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर जो है तानने, दबाने, मोड़ने, पीटने आदि पर यदि विकृति होने, तनने, सिकुड़ने, मुड़ने, फैलने आदि के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को जो है भंगुरता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे चालक का प्रतिरोध होता है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसकी लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ, परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती। कह रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम होता है। 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रॉन प्रवाह का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है पीजो इलेक्ट्रॉन का उपयोग सेंसर, एक्चुएटर्स एवं ऊर्जा संचयन उपकरण में होता है। पीजो इलेक्ट्रॉन प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ सामग्री यांत्रिक तनाव या दाब की प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पीजो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की खोज जो है 1880 में जैक्स और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग सेंसर, एक्चुएटर्स, ऊर्जा संचयन उपकरण, ध्वनि का उत्पादन एवं पता लगाने में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने, इलेक्ट्रॉनिक आवर्ती उत्पादन, माइक्रो बैलेंस में किया जाता है। 71वां क्वेश्चन कह रहा है अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होगा। तो प्रत्येक भाग एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। कह रहा है चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा
वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंतर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। दो बल जो है रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखा पास पास होती है। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एक बराबर दूरियां पर होती है। कह रहा है चुंबकीय सुई उत्तर के तरफ जो है संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट 72वां क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा धारा। एमीटर का प्रयोग होता है, यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। फिर आता है बैरोमीटर, यह वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। फिर आता है हैग्रोमीटर, यह जो है किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापता है। फिर आता है मैनोमीटर, इससे जो है गैसों का दाब मापा जाता है। फिर आता है पैरोमीटर, यह सुदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है। सूर्य तारा का ताप इसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है। फिर आता है सिस्मोग्राफ, इसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। फिर आता है कम्यूटेटर, दिक् परिवर्तक यंत्र, यह जो है विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र है। फिर आता है गैरोस्कोप, यह घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। फिर आता है विभव मापी, यह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने वाला यंत्र है। इसी को ही वोल्ट मीटर कहा जाता है। 73वां क्वेश्चन है, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पैरोमीटर के द्वारा। प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। फिर आता है पारा तापमापी, लगभग जो है 30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक मापने के लिए किया जाता है। फिर आता है पारा 39 डिग्री पर जो है -39 डिग्री पर जमता है, जबकि अल्कोहल -115 डिग्री पर जमता है। पारा थर्मामीटर का आविष्कार जो है फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। आंसर हो जाएगा सी, 8 से 15 ml। 75वां क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में। 76वां क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। चंद्रमा पर वायुमंडल माध्यम न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता है, अतः दो अंतरिक्ष यात्री बात नहीं कर पाते हैं। बात करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। चलिए 77वां क्वेश्चन कर रहा है, पीतल निम्नलिखित में से मिश्र धातु है। आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक का। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, वो बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। कांसा जो है कॉपर और SN टीन का, ये सिक्का घंटी एवं बर्तन बनाने में किया जाता है। टीन हो जाएगा, SN का मतलब। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल का बर्तन बनाने में प्रयोग किया जाता है। रोल्ड गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम का सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल कॉपर जिंक और टीन का, ये तोप गियर वायरिंग बनाने में। डेल्टा मेटल कॉपर जिंक और लोहा का जहाज के पंखे बनाने में। फिर आता है मंजू मेटल कॉपर जिंक सिक्का बनाने में। डच मेटल कॉपर जिंक सस्ते आभूषण बनाने में। फिर आता है मोनेल मेटल कॉपर निकेल छार रखने वाले बर्तन बनाने में। टांका टीन और शीशा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टांके लगाने के लिए। रोज मेटल जो है बेरियम शीशा टीन स्वचालित फ्यूज बनाने में। फिर आता है मैग्नीशियम एल्युमिनियम मैग्नीशियम हवाई जहाज के ढांचे बनाने में। ड्यूरेलिनियम एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज और मैग्नीशियम बर्तन बनाने में, रसोईन का सामान बनाने में। फिर टाइप मेटल शीशा टीन हो गया, पी मतलब शीशा हो गया, और SB। चलिए 78वां क्वेश्चन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है।
तो कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब वेग और ऊर्जा क्या है, नियत रहता है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहता है। चुंबक के अणुओं में विद्यमान चुंबकत्व के लिए उसके परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक आवेश युक्त मूलभूत परमाणिक कण है। यह जो है मुक्त परमाणु के नाभिक में चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। परमाणु के किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है, जहां n कोष संख्या इस तरह पहले कोष से दूसरे तीसरे कोष में 8, 18 और चौथे कोष में 32 हो सकता है। करा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 में किया था। इसका आवेश का मान जो होता है 1.6021 × 10⁻⁻19 C होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नाभिक रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा भारी जल। भारी जल की खोज जो है 1932 ईस्वी में यूरे और बासवर्ड ने की थी। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड DTO को भारी जल कहते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इन्हें मंदक कहते हैं। भट्टियों में प्रतिशत के रूप में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांश रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भारी जल के उपयोग में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेजर के रूप में, आयनिक व अन्य आयनिक हाइड्रोजन का विभेद करने में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र 1969 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। फिर आता कुडूनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। भारत में जो है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होते हैं। इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है। आंसर हो जाएगा जल में हाइड्रोजन बंधन होता है। कह रहा है जल में उपस्थित ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, इसीलिए साधारण ताप पर जल के अणुओं के मध्य अंतर अणु हाइड्रोजन बंध का बनना संभव है। इस अंतर अणुओं हाइड्रोजन बंधन के कारण जल के अणु संगुणित होते हैं, जिसके कारण साधारण ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है तथा इसके क्वथनांक उच्च होते हैं। फिर आता है H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन बंध एक कमजोर स्थित वैद्युत आकर्षण बल है जो सहसंयोजी बंधन से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के यौगिकों में ही पाए जाते हैं। अंतर अणु हाइड्रोजन बंध के कारण HF तथा H2O द्रव है, जबकि HCl का H2S गैस है। अंतर अणुओं हाइड्रोजन बंधों की संख्या जितनी होगी तरल की सैन्यता उतनी ही अधिक होगी। जिन यौगिक में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है उसके क्वथनांक व गलनांक उच्च होता है। 81वां क्वेश्चन है संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। आंसर हो जाएगा बी बल के। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F1 बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु के द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम F बराबर ma, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन कह रहा है उष्मा गति के प्रथम नियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे C सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। कह रहा है ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये गलत बात है, क्योंकि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में गति की जा सकती है। उष्मा गति के प्रथम नियम है। उष्मा गति का प्रथम नियम मुक्त ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इसी नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली उष्मा दो प्रकार के कार्यों में व्यय होती है। एक जो होता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। दूसरा होता है बाह्य कार्य करने में। उष्मा गति के दूसरे नियम। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है। उष्मा गतिकी का दूसरे नियम जो है उष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करता है। इसी नियम को कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो निम्न है। पहला होता है केल्विन के कथन के अनुसार उष्मा का पूर्णतः कार्य में परिवर्तन असंभव है। दूसरा होता है क्लासियस के कथन के अनुसार उष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है।
83वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस में जो है चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट में। कह रहा है ग्रेफाइट, इसका क्रिस्टलीय समषट भुजाकार या हेक्सागोनल होते हैं जिसमें प्रत्येक शीर्ष एक कार्बन परमाणु होता है। इसमें जो है sp² संस्करण होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व 2.26 ग्राम प्रति cm³ होता है। कागज़ पर रगड़ने से यह जो है उस पर काला निशान बना देता है, इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। फिर आता है हीरा, यह कार्बन के सबसे शुद्ध व क्रिस्टलीय रूप है। यह प्रायः किम्बरलाइट पत्थरों में पाया जाता है। ज्ञात पदार्थों में यह सबसे अधिक कठोर होता है। इसकी जो है कठोरता का कारण इसकी विशेष त्रिविमीय चतुष्फलीय संरचना है। इसके रबे या क्रिस्टलीय बहुत बड़े एवं घनाकार होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 एकल बंधन बनाता है। इसमें sp³ संस्करण पाया जाता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक जो है 2.417 होता है। अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणें की पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिसमें बोन्ट कहते हैं। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा मैक। थोड़ा ये यहाँ देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। कह रहा है पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से परासरण द्वारा एवं CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जो है जाता है। फ्लोएम एक संबंध ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचना है। जाइलम प्रायः कास्ट भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक होते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है जल व खनिज लवणों को संवहन करना, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। 86वां क्वेश्चन कर धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है, तो आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। सौर कुकर में अवरक्त दर्पण का प्रयोग होता है। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। एक्स किरणें का उपयोग जो है चिकित्सा एवं औद्योगिक तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। 87वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह क्या होगा, तो होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य देख लेते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का भाग है। यह जो है संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। यह अंत स्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। कह रहा है इसके कुछ तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं वेसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन करती है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा रुधिर में मुक्त होते हैं। यह जो है भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र होते हैं। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी नियंत्रण में होता है। फिर आता है पीयूष ग्रंथि। यह जो है कंपाल की स्फेनाइट हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। फिर आता है अवंटु ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नलिका ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे स्थित रहती है। इसे निकलने वाले हार्मोन थोरैक्सिन एवं टाइडोड थायरोनिन है। इसमें जो है आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। फिर आता है अधिवृक्क। यह जो है वृक्क के ऊपरी स्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लरो एवं उरो हार्मोन कहा जाता है। 88वां क्वेश्चन है कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है, आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम रहती है, अतः अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 0 से 5% तक होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.025% से 1.5% तक होती है। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1% तक होती है। मध्य इस्पात में कार्बन की मात्रा लगभग 0.5% तक होती है। कठोर इस्पात में जो है कार्बन की मात्रा 1.5% तक होती है। 89वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। कह रहा है ग्रेफाइट अपेक्षा घनत्व जो है 2.2 होता है। पारा सफेद व अत्यंत चमकीला धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है।
ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। आयोडीन एक ठोस धातु है। 90वां क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित में से बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन जो है सिलिकॉन जर्मेनियम एक जो है उपधातु है। आवर्त सारणी में उपधातु की कुल संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिनियम और पोलोनियम ये 7 उपधातु हैं। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। एक आदमी 2 कुर्सियाँ 800 रुपये में कुल लागत पर खरीदता है। पहला का लागत मूल्य के 3/4 पर, एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत मूल्य के 4/3 पर बेचने पर जो है उसे 25 रुपये का नुकसान होता है। तो दोनों कुर्सी के लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एक संख्या में 3 अंक, बीच वाले अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। प्रथम अंक तीसरे अंकों के वर्ग के बराबर है तो संख्या होगी। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निकाला हुआ है, सोल्यूशन देख लीजिएगा। 93वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वोच्च मान होगा। आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, 4,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आंसर हो जाएगा 840 रुपया। नेक्स्ट 95वां क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है तो पुत्र की आयु इस समय क्या होगी। आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 303 रुपया है तो लागत मूल्य क्या होगा। आंसर हो जाएगा 270 रुपया। ये भी देख लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ज्ञान बिंदु का 63 प्रैक्टिस सेट हम आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कितना, 63 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, अब बुक में एक भी सेट नहीं बचा हुआ है। आप लोग बुक को भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और इसको 1 से लेकर के जो भी 43 तक वीडियो डाला हुआ है उसका आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए आपको कितना बेनिफिशियरी रहता है आपके नेक्स्ट आगामी एग्जाम में। एग्जाम चाहे बिहार पुलिस का हो या बिहार दरोगा का हो, जीके जीएस इससे बाहर नहीं पूछने वाला है क्योंकि इतना ब्रीफली हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है कि आपको जो है बार बार देखना नहीं पड़ेगा। फिर हम एक वीडियो ला रहे हैं जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का 1 लाइनर दिया हुआ है उसको भी हम एक वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 1 लाइनर है और बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अभी देख रहे हैं यदि होगा तो 500 करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बना रहे हैं, वो भी आप लोग को डिस्कशन करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।